डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिनों की अनिश्चितता के बाद आखिर 15 सितंबर को जेई मेन 2021 का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, जो 10 सितंबर 2021 को होना था। मैं सबसे पहले सभी बच्चों को जो जेई मेन 2021 में सफल हुए हैं, जेई एडवांस 2021 देने के लिए उन सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। रेजोनेंस के विद्यार्थियों ने भी जेई मेन 2021 में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। मैं कहूँगा कि जितनी हमको उम्मीद थी, जितनी हमको आशा थी, उससे भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन बच्चों ने किया है। चाहे वो रैंक्स हो, चाहे वो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो, दोनों ही मामलों में बच्चों ने बहुत ही उत्साहवर्धक प्रदर्शन इसमें दिखाया है। और मैं बहुत खुश हूँ बच्चों की परफॉर्मेंस को देख करके, और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये बच्चे एडवांस के अंदर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ईश्वर इनकी मदद करे अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने में। 3 बच्चों का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा जिन्होंने अपने अपने एक तरह से ग्रुप में जो बेस्ट रैंक प्रोड्यूस करी है उसके हिसाब से ऑल इंडिया रैंक 11 और ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 3, 100% मार्क्स के साथ कुमार सत्यदर्शी। तो इस बच्चे को और इसके पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। रिजू बिंदुआ, ये गर्ल्स कैटेगरी में, वैसे कोई अलग से कैटेगरी नहीं होती है, लेकिन गर्ल्स में इसने राजस्थान में गर्ल्स के अंदर टॉप किया है विद ऑल इंडिया रैंक 2202। तो 202 रैंक के साथ रिजू बिंदुआ ने गर्ल्स में राजस्थान में टॉप किया है। रिजू को भी और इनके पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात है कि मतलब गर्ल्स के लिए एक इंस्पिरेशन लेने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 5 अर्यांश कुमार सिंह, ये बच्चे को भी बहुत बहुत बधाई, इसके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तीनों बच्चे 11वीं 12वीं में रेजोनेंस में ही पढ़े हैं। जितने भी बच्चे टॉप 100 में, टॉप 200 में, 500 में, और जितने भी बच्चे एलिजिबल हुए हैं जेई मेन से एडवांस के लिए, 4733 बच्चे रेजोनेंस से जुड़ कर के मेन से एडवांस के लिए क्वालिफाई किए। इन सभी बच्चों को भी मैं तहे दिल से बधाई देता हूं, सभी टीचर्स की तरफ से इनको आशीर्वाद देता हूं। और मैं इसके साथ ही हमारी रेजोनेंस की टीम, फैकल्टी टीम, स्टाफ, सभी लोगों को भी बहुत अप्रिशिएट करता हूं, बहुत बहुत उनको भी बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि पिछले 18 महीने के बहुत कठिन समय के दौरान उन्होंने अपना जज्बा बनाए रखा, अपना विश्वास भी रेजोनेंस के प्रति बनाए रखा, अपने आप को रेजोनेंस के साथ कंटिन्यूअसली जोड़े रखा, और बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होने दिया। चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो पढ़ाई हो, उनके टेस्ट हो, उनकी प्रैक्टिस हो, उनकी पर्सनल गाइडेंस हो, इन सभी चीज़ों में सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत की। और उसी का परिणाम है कि हम रेजोनेंस की जो प्रतिष्ठा है, रेजोनेंस की जो लीगेसी है रिजल्ट्स के मामले में, उसको हम बरकरार रख पाए। रेजोनेंस के कोटा के बाहर पूरे देश भर में फैले हुए सभी सेंटर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे रिजल्ट में रहा है। और हमारे कर्नाटक में जो हमारे पार्टनर हैं बेस, उन्होंने भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है रिजल्ट के अंदर। इन सबको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों के बारे में बात करूँगा जो जेई मेन से एडवांस के लिए सफल हुए हैं और जो जेई मेन से जेई एडवांस के लिए सफल नहीं हुए हैं। पहले मैं सफल होने वाले बच्चों के बारे में बात करूंगा, और जो बच्चे मेन से एडवांस के लिए सफल नहीं हो पाए हैं उनके बारे में इस वीडियो के अंत में बात करूंगा। जो सफल हुए हैं उन बच्चों के लिए इस बारे में बात करूंगा कि जो 2 वीक का समय बचा है, 3 अक्टूबर को जेई एडवांस का एग्ज़ाम होगा, उसके पहले आज से लेके वहाँ तक जो 2 वीक का समय है और 3 अक्टूबर वाला जो दिन है, इस टाइम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। आजकल खूब सारे वीडियोस बच्चों के लिए डाले जाते हैं, और ख़ास तौर से जब से ये पेंडेमिक आया है पिछले लगभग 18 महीने से, और जब से वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई शुरू हुई है, डिजिटल के माध्यम से पढ़ाई शुरू हुई है, तब से लेके अभी तक कई प्रकार के वीडियोस बच्चों के लिए आते हैं, चाहे कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो, और बच्चे भी सभी वीडियो से अट्रैक्ट भी होते हैं, और कई लोग बड़े अट्रैक्टिव तरीके से वीडियो को प्रस्तुत भी करते हैं, और इसीलिए बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं वीडियो की
प्रोडक्शन तरीके से भी। मेरा वीडियो ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर लगभग पिछले 20 सालों में लगभग 47,000 बच्चे जो जेई एडवांस में सेलेक्ट हुए हैं, रेजोनेंस के स्टूडेंट लगभग 47,000 से भी थोड़े बहुत ज़्यादा ही होंगे। इन बच्चों को गाइड करने का और इनमें से कई सारों को पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये 15-20 मिनट मैं बच्चों के साथ शेयर करूँगा कि टू डू एंड नॉट टू डू। तो इस वीडियो में भले ही वो जो एक ब्यूटिफिकेशन होता है वीडियो का, वो चाहे इसमें हो ना हो, लेकिन एक बड़ा एक्सपीरियंस इसके अंदर रहेगा और जो एकदम सटीक बातें हैं वो बच्चों को इसके अंदर मिलने वाली हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं बात करूंगा, कुछ पॉइंट मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, तो वन बाय वन आई एम शेयरिंग दोज पॉइंट्स। पहला पॉइंट, सबसे पहली बात यह है कि जेई मेन के रिजल्ट से, चाहे किसी बच्चे की रैंक बहुत अच्छी आई हो, चाहे किसी बच्चे की रैंक पीछे आई हो, किसी भी बच्चे को इस रैंक से ओवर कॉन्फिडेंट या लो कॉन्फिडेंट नहीं फील करना है। जेई मेन से जेई एडवांस में जाने पर रैंक्स में बड़ा उलटफेर होता है, टॉप रैंक्स में भी होता है, मीडियम रैंक्स में भी होता है, लो रैंक्स में भी होता है। इसलिए मेन की रैंक से एडवांस के साथ कोई कनेक्शन नहीं देखें, ठीक है। तो सबसे पहली बात यही है कि ओवर कॉन्फिडेंट लो कॉन्फिडेंट कुछ भी फील नहीं करना है कि भाई मेरे से ऊपर इतने बच्चे हैं या मेरे से नीचे इतने बच्चे हैं, इस प्रकार की बात दिमाग से निकाल दें। अब सिर्फ और सिर्फ एडवांस पे ही फोकस होना चाहिए। पिछले सालों के रिजल्ट उठा करके देख सकते हैं बच्चे खुद, और उसमें चेक कर सकते हैं। हालांकि चेक करने की ज़रूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं उस डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा उलटफेर रिजल्ट्स में जेई मेन से जेई एडवांस में होता है। और उसका रीज़न ये है कि जेई एडवांस और जेई मेन दोनों एग्ज़ाम्स अलग स्टाइल के हैं, पैटर्न बहुत डिफरेंट है, क्वेश्चंस के लेवल बहुत डिफरेंट होते हैं, इसीलिए बड़ा चेंज इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी बच्चे ने 100% कोर्स नहीं कर रखा है, कि लगभग 100 चैप्टर हैं तीनों सब्जेक्ट के मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर किसी बच्चे के 100 चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मान लीजिए किसी ने 10 चैप्टर पूरे छोड़े हुए हैं, 90 कर रखे हैं, या किसी ने 20 चैप्टर छोड़े हुए हैं, 80 कर रखे हैं, किसी ने कोई चैप्टर टच भी नहीं कर रखा, पूरी तरह से छोड़ रखा है, तो इसकी भी चिंता छोड़ दें। जितने कर रखे हैं उन पे फोकस करें, जो नहीं कर रखे हैं अब उसको 15 दिन के अंदर करने की कोशिश नहीं करें। तीसरा पॉइंट, किसी चैप्टर को अगर किसी बच्चे ने पूरी तरह से नहीं कर रखा है, मान लो उस चैप्टर को उसने कोई पर्टिकुलर उस चैप्टर के अंदर सब टॉपिक है जिसको उसने छोड़ रखा है, तो अब उसकी टेंशन नहीं कर रखें। अगेन जो कर रखा है उस पर भरोसा करें कि भाई कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर मान लीजिए ABCDEFGH करके 8-10 मान लीजिए 10 सब टॉपिक हैं, अब एक पर्टिकुलर सब टॉपिक उसने नहीं कर रखा, तो उसकी टेंशन नहीं कर, जो 9 कर रखे ना उस पर फोकस करें। तो पूरे के पूरे चैप्टर तीनों सब्जेक्ट के 100% चैप्टर्स कवर नहीं कर रखे हैं तो भी टेंशन नहीं करना है। एक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, कुछ पार्शली छोड़ा हुआ है, तो भी उसकी टेंशन नहीं करें। IIT में कट ऑफ मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे, क्योंकि हम हर साल कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हर साल IITs अपना कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं। और हम जब किसी साल के कट ऑफ वगैरह के बारे में बात करते हैं तो पिछले सालों के कट ऑफ भी उसके अंदर बताते हैं कि भाई क्या कट ऑफ रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी में करीब करीब 35% के आसपास कट ऑफ जाता है सेलेक्ट होने के लिए, और IIT में सीट प्राप्त करने के लिए लगभग 40% के आसपास कट ऑफ जाता है। तो 40% नंबर अगर बच्चा एडवांस के एग्ज़ाम में लाता है तो बहुत अच्छी चांस है उस बच्चे के, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के, कि उसको IIT में सीट मिल जाएगी। OBC में थोड़ा बहुत और कम हो जाता है, SC ST में करीब करीब इसका भी आधा हो जाता है। तो जो परसेंट मार्क्स लाने हैं जेई एडवांस में वो इतने कम हैं कि अगर वो स्कूल से कंपेयर करो तो लगभग 3rd डिवीज़न के आसपास ये मार्क्स हैं, और जो SC ST कैटेगरी के बच्चों के मैंने बताए वो तो उससे भी कम है। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचे कि भाई मेरे को एकदम परफेक्ट होना है, मुझे हर चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, हर चीज़ में परफेक्शन होना चाहिए, तभी जा कर के मैं IIT में सेलेक्ट हो पाऊंगा, तो ये नहीं होता है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है।
हाँ, जिनको टॉप रैंक एम करनी है कि भाई मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, 10 में रैंक लानी है, 50 में रैंक लानी है, तो उन बच्चों को फिर ये है कि उनको परफेक्ट होना पड़ेगा, उनको हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होना पड़ेगा, हर चैप्टर में परफेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। और जो आजकल जो मार्क्स जाते हैं टॉप रैंक्स के, वो काफ़ी अच्छे मार्क्स जाते हैं। इसलिए बच्चों को जो भी मतलब टॉप 10 में रैंक एम कर रहा है उसको लगभग 90% के आसपास स्कोर करना पड़ता है, तब जाके ये ट्रेंड है, तब जाके बच्चे की वो रैंक आती है। तो जिनको सेलेक्ट होना है, एंड मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, टॉप रैंक्स अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती हैं, हर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। आईआईटी में सिलेक्शन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएं, इसी में अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। तो मैं उनके हिसाब से भी बात कर रहा हूं कि इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से आइडियल या परफेक्ट बनाने के लिए इन 15 दिनों में वो काम नहीं हो सकता जो आपने पिछले 2 साल में या 1 साल में या 3 साल 4 साल में, कई बच्चे अर्ली स्टडी शुरू कर देते हैं। तो जितने भी सालों में आपने मेहनत की है, वो जो कंटिन्यूस आपने काम किया है, वो काम ही आपको सफलता या आपको रैंक दिलाने वाला है। तो इसलिए इन 15 दिनों में इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं करें। इसके बाद चौथा पॉइंट है व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना चाहिए। तो इसको भी मैं फिर आगे और पॉइंटों में बोलूँगा, लेकिन सबसे पहली बात जो मैं बोलूँगा वो है कूल रहें, कॉन्फिडेंट रहें, एनर्जेटिक रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगा। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर इनसे थोड़ी नंबर आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नॉलेज से नंबर आएंगे। तो बात बिल्कुल सही है कि पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पूछी जाएगी, लेकिन उस पेपर के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करने के लिए हमारा मूड सही होना चाहिए, हमारे अंदर पूरी एनर्जी होनी चाहिए, हमारा पूरा मतलब एक पूरा एटीट्यूड होता है वो सारा उसके हिसाब से तैयार होना चाहिए। टेक्निकल एलिजिबिलिटी या टेक्निकल क्वालिफिकेशन या टेक्निकलिटी जो है हमारे अंदर वो पूरी तरह से होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी और चीज़ें हैं ना वो भी बहुत मायने रखती हैं, तभी जाकर के हमें अपने टेक्निकल नॉलेज का पूरा बेनिफिट होता है। इसलिए पर्सनल कंडक्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं छोटे छोटे पॉइंट इसके अंदर और ऐड कर रहा हूँ। तो मेरा 5वां पॉइंट, जो चौथा पॉइंट था वो था कि कूल रहें, कॉन्फिडेंट रहें, एनर्जेटिक रहें और स्वस्थ रहें। 5वें पॉइंट पे मैं आता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो मैंने ऊपर बोले, क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कई लोग इन 15 दिनों में बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सजेशन, अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मैं ये करता कि जितने भी मेरे पेपर्स हुए हैं, जो भी हर बच्चा ऑलमोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता ही है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी ना किसी तरह से वो एसोसिएटेड रहता है, जितने भी पेपर्स हुए हैं पिछले 1 साल 2 साल और उसके पहले, लेकिन खास तौर से जो 12th क्लास में रहते हुए पेपर्स हुए हैं, क्योंकि उनमें 11th का भी सिलेबस आता है, तो वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है। 15 दिन में मैक्सिमम आप 15 एक दिन में 2 पेपर करोगे, पेपर 1 पेपर 2। तो आईआईटी जो जेईई एडवांस का पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, उसको पूरा कॉपी करना है तो आप मैक्सिमम 15 बार कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो 15 दिनों में मेरा सजेशन ये है कि आप रोजाना पेपर 1 पेपर 2 करें, उसी टाइमिंग में करें जिस टाइमिंग में जेईई एडवांस का पेपर होता है। अब ये 15 पेपर, कम से कम इनमें से 7 पेपर फुल सिलेबस पेपर होने चाहिए और 8 पेपर ऐसे होने चाहिए जो पार्ट सिलेबस वाले हों, लेकिन उसमें हर चीज, हर चैप्टर कम से कम 2-2 बार आ जाए। इस तरह से आप पेपर दीजिए। तो 15 दिनों में पूरे 30 पेपर करने हैं। जेईई एडवांस का 15 बार रिप्लिकेशन इसके अंदर करना है, और इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई स्टडी मटेरियल देखने की ज़रूरत है। पेपर सोल्व करो, भले जो पेपर पहले हो चुका है उसको दोबारा कर लो, ठीक है। कोई नया मिल जाए कर लो, लेकिन नई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो अननेसेसरीली टेंशन क्रिएट करते हैं। कोई चीज़ नहीं आएगी तो डर जाओगे फालतू में ही, और उससे एक वरी क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको करने अवॉइड करें। जो भी पुराने पेपर हो चुके हैं उन्हीं को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। 1-2 पेपर नया ट्राई कर लो, लेकिन ये सोच के करो कि पूरा खराब से खराब भी होगा ना तो भी मैं उसको एक तरह से अपने दिमाग पे नहीं लूँगा, ओके। तो पेपर्स रिवाइज करें। पेपर्स रिवाइज करने के बाद क्या करना है, केवल पेपर करना सब कुछ नहीं है। हर पेपर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, तो वो क्या सिखाता है वही चीज़ अपने को देखनी है। तो पेपर ऑनलाइन, वैसे तो जेईई एडवांस का ऑनलाइन होता है,
तो ये जो 15 दिन में पेपर रिवाइज करने हैं, इनको भी कोशिश करें कि ऑनलाइन मोड में ही दें। लेकिन अगर बाय चांस कोई किसी कारण से पूरे के पूरे 15 दिनों तक ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, तो ऑफलाइन जो प्रिंट आउट वगैरह पड़े होंगे पेपर्स के, उसको ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। लेकिन पेपर करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन प्रिफर्ड मोड है, लेकिन ऑफलाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। जो पेपर हो जाएगा, पेपर करने के बाद, पेपर 1 पेपर 2 दोनों निपटाने के बाद, शाम को बाकायदा अपनी जो उसकी ओरिजिनल आंसर की है उसके साथ अपने आंसर को चेक करो, पेपर्स को पूरा एनालाइज करो, कौन सा गलत हो गया, कौन सा छूट गया, उसकी रीजनिंग लिखो, क्यों छूटा, क्यों गलत हुआ, और उससे जो सीखना है ना वो सीखो। बस वो सीखने के लिए अपने नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं, है ना, जो भी क्लास के नोट्स टीचर ने पढ़ाए हैं, अपना जो भी स्टडी मटेरियल है उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन पेपर करने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं वो मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि नॉलेज में कोई कमी है क्या कोई फॉर्मूला मुझे टाइम पे याद नहीं आया उस टाइम पे, क्या कोई इन्फॉर्मेशन मुझे उस टाइम पे याद नहीं आई। तो नॉलेज, फॉर्मूला, इन्फॉर्मेशन, क्या मेरी स्पीड कम रही, क्या मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो स्पीड को भी मेजर करना है कि मेरी कहाँ, क्या मैथ्स में स्पीड कम रही या फिजिक्स में रही। जनरली केमिस्ट्री में जल्दी जल्दी कर लेते हैं बच्चे, तो स्पीड का भी अपना मेजर करें। उसके अंदर एक्यूरेसी क्या रही, है ना, इसको भी चेक करें। एनर्जी लेवल कैसा था कि पहला पेपर करने के बाद दूसरे पेपर में मैं थोड़ा वीक हो गया या ऐसा हो गया, तो इसका भी मेजरमेंट करें, ठीक है। तो पेपर के अंदर कोई फंसाने वाले क्वेश्चन थे, उलझाने वाले क्वेश्चन थे, उनसे मेरी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ा, मेरे आगे के क्वेश्चन सोल्व करने में किसी क्वेश्चन ने मुझे उलझा के रखा, उससे मुझे आगे के क्वेश्चन करने में मेरे क्या दिमाग में मेरे अंतर आया। तो ये जो इफेक्ट है ना, इन सारे इफेक्ट को स्टडी करें, ताकि जेईई एडवांस वाले दिन ऐसी कोई चीज़ अपने ऊपर हावी ना हो जो हमें हमारी जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी से कम रिजल्ट लाने की तरफ हमको ले जाए। तो पेपर करें, फिर एनालाइज करें, और एनालाइज करके इन चीज़ों को सीखें। उस पेपर का मकसद होना चाहिए एनालाइज करके लर्न करो कि क्या अपने अंदर कमी है और अपने को कहाँ पे इम्प्रूव करना है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू एवरी डे, ठीक है ना, पेपर करना है। अच्छा, अब पेपर अटेम्प्ट करने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, योर एबिलिटी, योर स्मार्टनेस, योर इंटेलिजेंस, इन सारी क्वालिटीज़ के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पीड, है ना। स्पीड का शुरू से ध्यान रखना चाहिए। पूरे 3 घंटे के पेपर के दौरान हमें अपने आप के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे गाड़ी चलाते समय पूरा कंट्रोल होता है ना, स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सेलरेटर वगैरह वगैरह, और सामने क्या है, आ रहा है, जा रहा है, पूरा एक कंट्रोल होता है। उस तरह से अपने आप को अपना एक ड्राइवर मान के चलें। खुद एक गाड़ी है और उसको हमें ड्राइव करना है। पूरे टाइम हमें एक तरह से पलक झपकने के बराबर जो समय होता है ना, उतने समय के अंदर भी हमको अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट इसलिए रहना है ताकि हम ये जान सकें, हमें ये मालूम हो कि हम क्या कर रहे हैं, किस वक्त क्या स्टेप ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक धुन में लग जाते हैं और एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे टाइम अलर्ट रहो ताकि किसी भी समय कोई अपने को डिसीजन लेना हो तो हम उसको ले सकें। तो स्पीड बहुत महत्वपूर्ण होती है पेपर के अंदर। ये मेरा छठा पॉइंट है, स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको सब चीज़ें आती हैं, लेकिन वो थोड़ा तेज़ी से काम नहीं कर पाते हैं, और इसलिए जितने नंबर वो ला सकते हैं उससे भी कम नंबर लाते हैं। और उनको ऐसा लगता रहता है कि अगर कुछ और टाइम मुझे मिल जाता तो मैं पेपर में और ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकता था। तो स्पीड बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीड को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ। एक तो जो चीज़ याद करने की हो वो अच्छे से याद होनी चाहिए। फॉर्मूला, इन्फॉर्मेशन, ये बिल्कुल रटी होनी चाहिए। रटने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शर्म संकोच की बात नहीं है, ठीक है। तो ये होना चाहिए फॉर्मूले और इन्फॉर्मेशन जितनी भी है। जैसे गणित में केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, गणित में कई सारे फॉर्मूले होते हैं, उनके सब एक फॉर्मूले के कई सारे और भी सब फॉर्मूले होते हैं, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिजिक्स में कई फॉर्मूले होते हैं और साथ साथ उनकी कंडीशनें भी होती हैं, फॉर्मूले और कंडीशन, इन सब के साथ चीज़ें बिल्कुल रटी होनी चाहिए। जब एग्जाम में जरूरत पड़े तो 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए किसी चीज़ के फॉर्मूले को रिकॉल करने में। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, रीड फास्ट, राइट फास्ट। जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसको एकदम बहुत फास्ट उसको पढ़ें, काम की चीज़ों को जल्दी से स्कैन करें।
जैसे कि क्वेश्चन में इंग्लिश लिखी होती है पूरी, लेकिन उसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो लिमिटेड ही होती है, तो फटाफट से उन चीज़ों को देख के स्कैन करेंगे इस क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, बस फटाक से तुरंत उस चीज़ पे अपन पहुंचे। ये नहीं कि आराम से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं पूरी की पूरी, ये इस चीज़ में टाइम खराब नहीं करें। ओके, तो रीड फास्ट। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे कागज में तो बहुत तेजी से लिखें, और सोल्व करते समय क्वेश्चन एक बहुत जैसे क्वेश्चन नंबर लिखा, जो खाली जगह जहाँ सवाल करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 है तो क्वेश्चन नंबर 29 और फिर उसके बाद सोल्व करो, और उस क्वेश्चन को एक बाउंड्री में बंद कर दो। जब तुम्हारा सोल्व हो जाए तो उसको एक बाउंड्री में बंद कर सकते हो, आउटलाइन कर सकते हो, ताकि अगर दोबारा किसी कारण से उस क्वेश्चन को रीविजिट करना पड़े तो अपन आइडेंटिफाई कर सकें मैंने ये क्वेश्चन यहाँ कर रखा है। ऐसे गिच पिच नहीं करें पूरी चीज़ों को, अगर गिच पिच भी कर रहे हो ना, कोई मिक्सिंग भी हो रही है, तो बाउंड्री बना के उसको वो कर दो कि यार इस बाउंड्री के अंदर अंदर केवल ये क्वेश्चन ही सोल्व हो रखा है, राइट। तो फॉर्मूला हो गया, रीडिंग फास्ट, राइटिंग फास्ट, कैलकुलेशन भी फास्ट करना सीखें। हवा में कैलकुलेशन नहीं करें, सारी कैलकुलेशन पेपर में करें, और तेजी से करना सीखें, तेजी से करें। ये नहीं कि मतलब बिल्कुल एकदम आराम आराम से कर रहे हैं, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखें, लेकिन तेजी से काम करना चाहिए। इसके बाद आंसर की भी प्रॉपरली भरनी है। कई बार बच्चे थोड़ा सा मतलब वहाँ क्या आंसर निकाला है उधर क्या भर रहे हैं, तो जहाँ अपन ने सोल्व किया है ना वहीं पे आंसर भी मार्क कर लो कि भाई जैसे अगर मान लीजिए वो ABCD वाला है तो उसके आंसर भी वहाँ लिखो और फिर उसके बाद भरो, ठीक है। तो ये भरने में भी बहुत हमको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। अटेम्प्ट करने की जो सीक्वेंस है, पेपर अटेम्प्ट करने की सीक्वेंस भी हमारी स्पीड को मतलब प्रभावित करती है। तो मेरे हिसाब से जो अटेम्प्ट करने की सीक्वेंस होनी चाहिए जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं वो है, सबसे पहले इंटीजर करें, फिर सिंगल चॉइस करेक्ट करें, फिर कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस करें, फिर MCQ जिनमें एक से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद में अगर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है तो वो करें। अगर ये सीक्वेंस रखते हैं तो मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट इसमें ला सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटीजर पहले करने तो सारे एक बार में इंटीजर निपटा दो। जो क्वेश्चन टाइम खराब कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि टाइम खराब कर सकता है, लंबा हो सकता है, तो उसको बाद में ही करें। तो पार्क कर सकते हैं क्वेश्चंस को साइड में, लेकिन इंटीजर में से जितने जल्दी से जल्दी होने लायक है पहले उनको निपटा दें, फिर से सिंगल चॉइस में चले जाएं, उसमें जो जल्दी जल्दी हो रहे हैं उनको निपटा दें। ऐसे करके अपन ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए सीक्वेंस तो जनरली बच्चे प्रेफर करते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। मैथ्स में टाइम रिलेटिवली ज़्यादा लगता है, इसलिए बच्चे मैथ्स को बाद में ही करते हैं। तो इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं और इस सीक्वेंस से एक अच्छा आउटपुट बच्चे का आता है। इसके बाद मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 7 पे कि जो दिन भर में पेपर अटेम्प्ट करेंगे, पेपर 1, पेपर 2, 3 और 3 6 घंटे का पेपर हो गया, इसके अलावा 24 घंटे में जो बाकी टाइम बचा, उस बाकी टाइम में क्या करना है, तो उस बाकी टाइम के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले तो जो हमने पेपर 1, पेपर 2 करने के बाद एनालिसिस किया, उसके करेस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर्स मैंने बोले थे उन पे काम करना है, ठीक है। रिलैक्स करना है, एंटरटेनमेंट भी करना है, चाहे म्यूजिक सुन के, चाहे टीवी में कोई ना कोई पर्टिकुलर जो भी पसंद हो वो प्रोग्राम देख के, या अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर पे ब्रदर सिस्टर के साथ बैठ के गप्पे मारो, बात करो, अपने आप को थोड़ी देर के लिए JEE एडवांस के एग्ज़ाम से बाहर निकाल लो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, जो भी लगता है, लेकिन रोजाना ये प्रैक्टिस करो, इससे माइंड बहुत रिलैक्स होगा, 3 तारीख के एग्ज़ाम के लिए तैयार होगा। और जब खुशमिजाज रहता है आदमी, हैप्पी रहता है, टेंशन लेस रहता है, तो उसका आउटपुट वैसे ही बढ़ जाता है। तो एवरी डे डू दिस एक्सरसाइज। तो रिलैक्स रहना है, एंटरटेनमेंट पे भी ध्यान देना है और अच्छे से सोना है। 7 से 8 घंटे जरूर सोएं। 6 घंटे में इसलिए नहीं बोलूँगा कि जब 7 घंटे का प्लान बनाओगे तो 6 सो पाओगे, 1 घंटा तो ऐसे निकल जाता है ना, सोच विचार में ही। सोच विचार भी ज़्यादा नहीं करें। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि अगर नींद नहीं आ रही हो तो ऐसी चीज़ पढ़ने लग जाए जिसमें हमें बोरियत महसूस होती हो। अब हालांकि मतलब मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करूँगा, जिस सब्जेक्ट का नाम लूँगा लोग बुरा मान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक के लंबे लंबे रिएक्शंस या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो ना जिसमें ज़्यादा याद करना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों को पढ़ने लग जाओ, उसका रिवीजन भी हो जाएगा और पढ़ते पढ़ते हो सकता है नींद भी आ जाएगी।
अब केमिस्ट्री वाले लोग हो सकता है मुझे भला बुरा कहेंगे इस चीज़ को लेकर के, लेकिन फिर भी मैं एक मेथड बता रहा हूँ, बाकी सबका अपना अपना मेथड हो सकता है। तो नींद निकालने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ पढ़ सकते हैं। अच्छे से खाएं पिए रहें, है ना, रोज़ाना सुबह अच्छे से नाश्ता करें, दोपहर में खाना खाएं, खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ें, और ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जिस पे स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाए, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। जो स्वास्थ्यप्रद चीज़ें उन पे ध्यान दें, फल फ्रूट खाएं, है ना, दूध पिएं, और जो भी मतलब एक अच्छे से स्वास्थ्य भी रखती हैं और एनर्जेटिक भी रखती हैं, उन चीज़ों का सेवन ज़रूर करें। फिर इसके बाद में पॉइंट नंबर 8 आता है। तो मैंने बताया कि भाई पेपर 1 पेपर 2 के बाद जो रिमेनिंग टाइम है उसमें क्या करना चाहिए। 8वां पॉइंट है, ये रेजोनेंस के बच्चों के लिए भी है और जो दूसरे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए भी है। रेजोनेंस के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने रिवीजन प्रोग्राम इस बार कई बार मल्टीपल लेवल में रिवीजन प्रोग्राम रखे हैं, और रिवीजन प्रोग्राम में मेनली 2 चीज़ें होती थी, रिवीजन डीपीपी और टेस्ट पेपर्स। तो इनसे बच्चों की अच्छी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, और इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उनमें भी सिमिलर प्रोग्राम्स चले होंगे। और लेकिन बच्चों को अपने रिवीजन के मामले में जो भी प्रोग्राम चले हैं उनकी वजह से बहुत कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। ये उनको निश्चित रूप से रिवार्ड दिलाएंगे। बस ये कि अगर उस रिवीजन प्रोग्राम में कोई कमी रखी हो, खुद की तरफ से कोई चीज़ नहीं करी हो, तो कोशिश करें कि इन 2 वीक के टाइम उसको ज़रूर कर लें, क्योंकि आईटी के पेपर हर बार बहुत अच्छे बनते हैं, इनोवेटिव होते हैं, कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट उसमें ज़रूर होता है। कई सारे क्वेश्चंस एक प्रकार से बच्चों को पहली बार देखे हुए से मिलते हैं, लेकिन जब बच्चा 1 साल 2 साल का कोर्स करता है, और ख़ास तौर से जब लास्ट में रिवीजन प्रोग्राम होते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को हम बिल्कुल वैसा एनवायरनमेंट उनमें क्रिएट करके दें, ऐसा फील उनको कराएं जैसे कि वो आईआईटी के जैसा ही पेपर है। तो बच्चों को आईआईटी के पेपर में जो नयापन होता है उसको हैंडल करने की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। तो आईआईटी में जो कुछ ना कुछ, लेकिन इतनी सब चीज़ें करने के बावजूद भी हमारी तरफ से सब चीज़ें होती हैं, फिर भी आईआईटी का पेपर ही होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट जरूर होता है, उससे बिल्कुल भी नहीं डरें। और इसको हैंडल करने के लिए इन पुरानी चीज़ों को बहुत ट्रस्टवर्दीनेस के साथ में इनको अटेम्प्ट करें। तो मैं पेपर के बारे में यही बोल रहा था कि सरप्राइज एलिमेंट तो होते ही हैं, पेपर डराने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसी सिचुएशन में, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि अपने आप को एकदम कूल और कॉन्फिडेंट रखें। एक अच्छी सड़क पे भी स्पीड ब्रेकर बनाने पड़ते हैं, इसी तरह से पेपर के अंदर कई जगह पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे की स्पीड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसे सिचुएशन में रिजेक्ट करना, मैंने ये पॉइंट शायद पहले कहीं मैं भूल गया बोलना, मेरे को बोलना चाहिए था, 6ठे पॉइंट में वहाँ रह गया, अब बोल देता हूँ। पेपर के अंदर रिजेक्ट करने में, क्वेश्चन को रिजेक्ट करने में बिल्कुल शर्म नहीं करें। रिजेक्ट यानी इसको बाद में करेंगे, और अगर वो बाद में भी छूट जाए तो कोई टेंशन नहीं करें। ओके, तो नएपन को, इनोवेटिवनेस को आईआईटी हमेशा मेंटेन करती है, और इसीलिए जेईई एडवांस दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स माना जाता है। और इसी वजह से जो जेईई में जो बच्चे पास होते हैं, जो आईआईटीज़ में पहुंचते हैं, वो एकदम क्रीम से भी क्रीम बच्चे निकल करके उसमें जाते हैं, जो हर प्रकार की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और इसीलिए आईआईटीएंस दुनिया भर में इतने सफलता का एक तरह से सफलता का परचम लहराते हैं। 9 पॉइंट है एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे किसी बच्चे का सेंटर उसकी सिटी में आएगा, किसी बच्चे का सेंटर उसके दूसरी सिटी में आ सकता है, जो उसके नज़दीक भी हो सकती है, बहुत दूर भी हो सकती है। जब उसकी सिटी दूसरी है तो कम से कम 1 दिन पहले, मतलब ज़्यादा तो कौन जाएगा, लेकिन 1 दिन पहले जा कर के अपने उस सिटी में जाके रहें। और ऐसा नहीं कि 1 दिन पहले जाने का मतलब शाम को 8 बजे जा रहे हैं, सफिशेंट टाइम पहले जाएं ताकि अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर सकें। होटल में जहाँ भी रुक रहे हैं अवॉइड करें, कोई रिलेटिव के यहाँ रहने को अवॉइड करें, कोशिश करें कि होटल में रहें, एक फ्री माइंड से रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो यू नो बेटर वेयर टू स्टे, लेकिन मेरा सजेशन है कि होटल में रहेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। होटल सेंटर के पास ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर जाने में टाइम लग जाता है कई बार, इसलिए उसको अवॉइड करें। 1 दिन पहले ही अपना सेंटर देख करके आएँ, और अब जहाँ रहोगे वहाँ से सेंटर जाने में कितना टाइम लगता है इसको अच्छी तरह से
मतलब मेजर भी कर लें, ताकि दूसरे दिन, क्योंकि 9 बजे से पेपर होता है, सुबह जनरली जो बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं और ख़ासतौर से इस ऑनलाइन के टाइम में बच्चों की सुबह उठने की आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए और ये सुबह उठने की प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि रोजाना 9 बजे पेपर करोगे तो करीब करीब 7 बजे उठना पड़ेगा। अपना सोने का टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 से 7 के बीच या 11 से 7 के बीच रखें। 7 बजे उठ के नहा धो के रेडी होके नाश्ता करके रोजाना पेपर करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जेईई एडवांस के दिन पेपर करोगे। तो मैं वापस एग्जाम डे पे आता हूँ। एक दिन पहले अपना सेंटर देख के आए कहाँ पे है, और दूसरे दिन जब मेन एग्जाम है उस दिन सफिशिएंटली पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस में गाइडलाइंस लिखी होगी कितने घंटे पहले वहाँ पहुंचना है, ये बहुत ज़रूरी है। हड़बड़ाहट में वैसे 2-4 बच्चों के साथ जरूर कुछ ना कुछ हादसा होता ही है हर साल कि मैं ये हो गया, मैं इस कारण लेट पहुंचा। तो वो जो हड़बड़ाहट होती है ना, जब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो आप मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ पेपर में कर ही देते हो, इसलिए ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। जो चीज़ें अपने कंट्रोल में हो सकती है ना, उसको हम पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखें। तो जो एग्ज़ाम के दिन प्रॉपर टाइम पे एग्ज़ाम हॉल पहुँचें, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पहुँचें, जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ हो कैसा करना है वैसा करना है, इस तरह की पानी की बोतल, ये पेन वो पेन, जो मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं है ना, कि भाई ये इस तरह की हाफ स्लीव्स या जो भी कई चीज़ों के बारे में लिखते हैं, वो कैसा शर्ट पहनना है, ये वाला चप्पल पहनना है, तो उसके हिसाब से ही अपने को फॉलो करते हुए जाना है। अभी से देख लो, पहले से तैयारी कर लो, ठीक है। बरसात का टाइम चल रहा है, 3 अक्टूबर के आसपास भी बरसात हो सकती है। हो सकता है इंडिया के किसी इलाके में बरसात हो, किसी में नहीं हो। छाता जरूर अपने साथ लेकर के जाएं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लोथ लेके जाएं, मान लो भीग गए किसी कारण से तो उसको हाथों हाथ मतलब चेंज करने की पोजीशन में होनी चाहिए। एक टॉवल रखो सर पहुंचने के लिए, बाई चांस भीग जाए तो। बिछा के बैठने के लिए चद्दर साथ में लेके जानी है, क्योंकि जहाँ पे सेंटर होगा हो सकता है वहाँ सारी फैसिलिटीज़, निश्चित रूप से सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। तो जो भी आपके साथ जा रहा है, कोई साथ में जाता ही, आजकल तो बच्चे को अकेला भेजते नहीं है, तो ये सब चीज़ें साथ में लेके जाएं। और अगर अकेले जा रहे हैं तो एक बैग में सारी चीज़ें भर के ले जाएं, सेंटर पे भी, ठीक है ना। खाने का सामान रखें, पानी की बोतल रखें, है ना, और आजकल जो रेडीमेड जूस वगैरह होते हैं वो भी रखें, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है। और फ्रूट्स रखें, बिस्किट रखें, और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे डाइजेशन सिस्टम खराब होता हो, ठीक है ना। कुछ ना कुछ छोटी मोटी दवाएं रखें, बाई चांस सर दर्द हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, कोई बुखार आ गया, तो घर से सेंटर के लिए निकलते समय इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, जो घरेलू चीज़ें होती हैं, वो सावधानी के रूप में ज़रूर अपने साथ लेकर के जाए, ठीक है। यू विल फील कॉन्फिडेंट। हो सकता है इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, किसी चीज़ की नहीं पड़े, लेकिन ये सब चीज़ें होने से हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और जो भी आवश्यक सामग्री हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, अपना आइडेंटिटी कार्ड हो, जो भी चीज़ें हमारे रिक्वायर्ड है ना, इनको अच्छी तरह से चेक करके अपने साथ में लेकर के जाएं। सिलेक्शन तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का नॉलेज ही दिलाएगा, लेकिन अच्छा आउटपुट लाने के लिए ये छोटी छोटी बातें हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। अपने आप के ऊपर विश्वास करें, अपने टीचर्स पे भरोसा करें, जिस संस्थान में पढ़े उस संस्थान के ऊपर भरोसा करें, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से, आपके जो भी घर में इष्ट देवता हैं उनमें विश्वास करते हुए, उनके आशीर्वाद से आपको अपनी मेहनत के अनुसार इस जेईई एडवांस में सफलता जरूर मिलेगी। जेईई एडवांस का जो ओरा है कि भाई जेईई एडवांस बहुत कठिन एग्जाम है, वास्तव में कठिन है, लेकिन इसको आसानी से पार किया जा सकता है, पास किया जा सकता है, अच्छी रैंक लाई जा सकती है अगर आप बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इसको अप्रोच करते हो। तो मेरी तरफ से, रेजोनेंस की तरफ से सभी बच्चों को बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूं मैं कि इस कठिन टाइम के दौरान उन बच्चों ने ये सब मेहनत करके एग्ज़ाम्स को पास किया, इसमें सफलताएं प्राप्त की, और अब जेईई एडवांस जो उनका सपना है, ड्रीम है, गोल है, उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, इसमें उनको सफलता मिले, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पूरा का पूरा जो बातें थी ये मैंने उन बच्चों के लिए बोली जो जेईई मेंस एडवांस के लिए सक्सेसफुल हो गए हैं। अब जेईई एडवांस ही उनको देना है, लेकिन ऐसे अनेकों बच्चे हैं, लगभग 10 लाख बच्चे जो जेईई मेन में बैठते हैं, उनमें से 2.5 लाख बच्चे ही जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। उन 2.5 लाख में से भी कई बच्चे जेईई एडवांस नहीं देते हैं, जैसे पिछली बार लगभग 70-80 हज़ार बच्चों ने नहीं दिया था। तो जो बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए या जो बच्चे जेईई एडवांस नहीं देंगे, उनके बारे में मैं 3-4 चीज़ें बोलना चाहूँगा।
एक पॉइंट तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि आईआईटी ही सब चीज़ें नहीं है। आईआईटी के अलावा भी आईआईटी में हो गया, बहुत अच्छी बात है। आईआईटी के लिए मेहनत करी, वो भी बहुत अच्छी बात है। आईआईटी के लिए जो मेहनत करता है बच्चा, वो कहीं ना कहीं उसके जीवन भर काम आती है। तो कोई भी अपने आप को कोसे नहीं, कोई भी अपने आप को डिप्रेस फील नहीं करेगा, यार मैंने इतनी मेहनत की थी और मेरा आईआईटी के लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। और इवन जो आईआईटी देगा वो 2.5 लाख के 2.5 लाख बच्चों को तो सीट मिलने वाली है नहीं, 16,000 के आसपास सीटें हैं। तो उनको ये नहीं सोचना है कि यार मेरा आईआईटी में नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिनसे बच्चे आईआईटी से निकलने वाले बच्चों के बराबर या उनसे भी अच्छा करके दिखा सकते हैं। वो शो करने का जज्बा होना चाहिए। तो आईआईटी इस बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है आईआईटी में होना। लेकिन नहीं होने से बिल्कुल भी डिप्रेशन फील नहीं करें, बुरा फील नहीं करें, लो फील नहीं करें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो रेजोनेंस की तरफ से एक सेपरेट वीडियो बना करके बच्चों के लिए डाला जाएगा हमारी टीम के द्वारा कि क्या क्या उनके पास में ऑप्शंस हैं। उनको गाइड किया जाएगा कि कैसे कैसे वो किन किन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो वो बच्चे ये वीडियो देखेंगे। इस वीडियो का वही जैसे यूट्यूब पर हम ये वीडियो डाल रहे हैं वो भी डालेंगे। इसके बारे में जो टाइम है, जो तारीख है, वो कब डलेगा, वो हमारी टीम इस वीडियो में ही स्क्रीन पे दिखा रही है। जो बच्चे, देखो वीडियो से भी बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हमारी टीम के कुछ लोग इसी काम के लिए डेप्यूट किए गए हैं, जो काउंसलिंग के लिए बच्चों की मदद करेंगे। जो काउंसलिंग के लिए नंबर्स हैं या जो उसकी प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के बारे में भी स्क्रीन पे आपको बताया गया है। इस स्क्रीन पे इस प्रोसीजर को देखें, उसको फॉलो करें और काउंसलिंग हमारे रेजोनेंस की टीम जो एक्सपर्ट है, पिछले 20 सालों से लगभग 9 लाख बच्चे बेनिफिट हुए हैं रेजोनेंस में, किसी न किसी रूप में जुड़ करके उन बच्चों का भविष्य बनाया है। हम अनवरत बच्चों की मदद के लिए अपनी तरफ से जुटे हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे ताकि आप जेई मेन से एडवांस में असफल होने के बावजूद भी, और इवन जेई एडवांस में असफल होने के बावजूद भी, जो बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आप अवेल कर सकें। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा, जिन बच्चों ने इसी साल 12th का एग्ज़ाम पास किया है, उन बच्चों के लिए और भी अपॉर्चुनिटी है। वो चाहें तो जो कॉलेज उनको मिल सकता है उसको ज्वाइन करें, अदरवाइज़ अगर अपने आप को एक चांस वो दे सकते हैं तो जेई एडवांस के लिए एक बार रिपीट कर सकते हैं। रेजोनेंस कई सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहा है उसके लिए। अपने आप को अगर आप फिट कर मानते हैं कि जेई एडवांस के लिए रिपीट करना है तो उसके लिए रिपीट कर सकते हैं, या जेई मेन के लिए रिपीट करना है कि भाई अगली बार मैं जेई मेन में अच्छी रैंक लाऊं ताकि मेरा अच्छा एनआईटी मुझे मिल जाए, तो उसके लिए रिपीट कर सकते हैं। तो जेई एडवांस के लिए भी कर सकते हैं, मेन के लिए भी कर सकते हैं। और रेजोनेंस उसके लिए जो भी टाइम बचा है, कम से कम टाइम के अंदर किस तरह से इफेक्टिवली बच्चों की तैयारी कराई जा सके, वो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे इस काम को करना है। तो आप रेजोनेंस के उन कोर्सेज को जोड़ सकते हैं। इन कोर्सेज के बारे में भी स्क्रीन पे आपको डिटेल मिल जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी से बात करनी है इन कोर्सेज के बारे में या और इसी से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में, तो उसके नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सन, वो भी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर हो रहा है। जो बच्चे 13th के हैं, यानी कि ऑलरेडी एक साल ड्रॉप ले चुके हैं, 2020 में जिन्होंने 12th पास किया था और अब 2021 उनके लिए लास्ट अटेम्प्ट है जेई एडवांस के लिए, है ना, यानी 2022 में वो जेई एडवांस नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी जेई मेन में अच्छी रैंक भी नहीं है, और अगर उनके अंदर अभी भी जज्बा है कमिटमेंट अपने प्रति, तो वो जेई मेन के लिए अगले साल के लिए तैयार कर सकते हैं। उसके लिए भी बच्चे जो उनके लिए जेई मेन के कोर्सेस हैं, वो जेई मेन के कोर्सेस को देख करके चूज़ कर सकते हैं किस कोर्स में उनको पढ़ना है। और अगर उनको किसी बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो हमारे नंबर्स पे जो यहाँ दिखा रहे हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। रेजोनेंस शुरू से ही बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प भी करता आया है। हजारों की संख्या में बच्चों को हर साल कई प्रकार की स्कॉलरशिप्स उनको देता है। डिफरेंट जो क्राइटेरिया होते हैं,
चाहे वो बोर्ड की परसेंट हो जेई मेन की परसेंटेज, जो डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे बच्चों को स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती है। तो किसी बच्चे को अगर अपनी पढ़ाई करनी है लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो रेजोनेंस उनकी इस मामले में भी मदद करता है। रेजोनेंस के कुछ बैंक्स के साथ भी टाई अप्स हैं जो बच्चों को बहुत ईजी टर्म्स में लोन भी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उनको स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। तो अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है जो जेन्यूनली पढ़ना चाहता है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, हम उसके अंदर भी बच्चों की हेल्प करेंगे ताकि बच्चे की पढ़ाई किसी तरह से बाधित ना हो। बस ये उन बच्चों के लिए है जो अनफॉर्चुनेटली इस एग्ज़ाम में जेई एडवांस के लिए सफल नहीं हो पाए, या जो जेई एडवांस में बाई चांस किसी कारण से असफल रहेंगे। मेरी इन सभी बच्चों के प्रति एक तरह से मैं इमोशनली उनके साथ कनेक्टेड हूँ, और उनकी जो भी मदद हमसे हो सकती है पढ़ाई के मामले में हम लोग अवश्य करेंगे। तो बस बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, फॉर बेस्ट विशेस टू एवरीवन, सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल, हर व्यक्ति के लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई कमी नहीं है। बस आपको अपनी पुरानी गलतियों को सीख करके आगे वो रिपीट ना हो, बस इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे अवसर हैं। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।